नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजुमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कहानी है इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के ऊपर। और इसका जो मेन बेस है वो है रिकन्सिलिएशन मतलब रीयूनियन। तो कभी भी अगर किसी को इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट करें तो समझ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब दो लोगों के बीच में, जब दो टीम्स के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या कम्युनिटी के बीच में किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक मुद्दे को लेके अगर उनके बीच में ओपिनियन का डिफरेंस होता है तो ये धीरे धीरे पहले क्या होता है, आपस में डिस्कम्फर्ट चालू होता है, डिस्कम्फर्ट से डिसएग्रीमेंट चालू होता है और इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाता है तो उसके बाद इसको ये एस्केलेट होने लगता है और तब हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की मदद लेनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन चार तरीके, इसका जो मेन तरीका है वो है नेगोशिएशन से। नेगोशिएशन करके भी आप सबसे अच्छे तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मीडिएटर करके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करके। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के चार तरीके हैं। पहला है या तो आप अवॉइड कर दीजिए, जैसे अगर मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, या मैं आपस में कोऑपरेट करके कर सकते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि ठीक है मैं आपके जो चीज़ें हैं मैं एग्री कर लेता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। ये तो चौथा चीज़ होता है कोलैबोरेट, जिसको विन विन सिचुएशन भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको और दूसरी पार्टी को आपस में साथ में मिलकर एक कॉमन स्टेप की तरफ बढ़ना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगाना पड़ता है और उस तरीके से आप आगे बढ़ के विन विन सिचुएशन से आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मीडिएटर यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर रहे हैं और आपको जानना है कि मीडिएटर कौन से तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो इसके भी तीन तरीके होते हैं। या पहला होता है कॉग्निटिव रिजोल्यूशन, यानी कि अगर ये देखना कि जो डिस्प्यूट हो रहा है क्या उनके पीछे वो कोई बिलीफ है, कोई पर्सपेक्टिव है या उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये तरीका अपना रहे हैं तो वो कॉग्निटिव रिजोल्यूशन हो जाएगा। अगर देखते हैं कि उनके कुछ फीलिंग के बेसिस पे अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो हम कहेंगे ये इमोशनल रिजोल्यूशन चाहिए। अगर हम देखते हैं कि बिहेवियर कोई प्रॉब्लम है, बिहेवियर चैलेंज है, तो हमें बिहेवियर रिजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, मेन दूसरी चीज़ होती है कि जब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप उसको तरीके अलग होते हैं कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे यूएस हो गया आपका, या आपका कनाडा हो गया, यहाँ पे आप अगर आप मीडिएटर है तो आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं दोनों पार्टीज़ को, या आप उनको कोई एग्रीमेंट साइन करा सकते हैं, या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगा सकते हैं। लेकिन जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि आपका अफगानिस्तान हो गया, या आपका चाइना हो गया, ये वियतनाम हो गया, यहाँ पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इसको रूड मानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई थर्ड पार्टी या रिलीजियस लीडर, या आपको जो है कोई कम्युनिटी लीडर या कोई ट्राइबल लीडर को ला के बीच में, उसके बाद ही वो मीडिएटर ही इसको रिजॉल्व कर सकता है। तो जब कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ये दो तरीके, तो वहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि कंट्री कौन सी है, वेस्टर्न कंट्री है या नॉन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, रिजोल्यूशन को लेके जब हम लोग बात करते हैं, बोला था कि हम लोग इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे। तो देखिए दो तरीके होते हैं कि इंटर कॉन्फ्लिक्ट जब दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन एक होता है इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट जब इंसान खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट करता है। जब इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो वहाँ पे, क्योंकि मैं जो कहानी सुनाने वाला एक बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल से रिलेटेड स्टोरी है, तो इसमें चार चीज़ें होती हैं। पहला होता है कॉर्निशन, जिसमें कहते हैं कोट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि आपको जो आपने पाप किए हैं, जो आपने सिन किए हैं, उसके लिए आप खुद को ही गिल्टी महसूस करना या सॉरो फील करना। दूसरा होता है एब्सोल्यूशन यानी फॉरगिवनेस। तीसरा होता है कन्फेशन कि मैं जाके अगले को कन्फेस कर सकता हूँ, या सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो ये चार तरीकों से इंसान जो है वो रिकन्सिलिएशन की तरफ रिकन्सिलिएशन होता है रीयूनियन, तो रीयूनियन कर सकता है ये चार तरीकों से। तो ये कहानी कौन सी थी, तो ये कहानी बड़ी फेमस है। ये कहानी है बाइबल से। ये कहानी है जैकब और ईसाइयों की। जैकब और ईसाइयों ये दो जुड़वा ब्रदर थे और इनकी कहानी है रिकन्सिलिएशन की, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ये दो जुड़वा भाई जिस दिन पैदा हुए, तो इनका जिस दिन बर्थ हो रहा था, तो जो ईसाइयों था वो बड़ा भाई था और वो पहले वॉर्म से बाहर निकला, और जैकब जो था वो अपने बड़े भाई, अपने ईसाइयों का पैर पकड़ के बाहर निकला वॉर्म से। तो इसी जब उसने जो पैर पकड़ के बाहर निकला तो हिब्रू में हील्स को जैकब कहते हैं, वहाँ से इसका नाम जैकब पड़ गया। तो ये जैकब और ईसाइयों दोनों बड़े होने लगे
और जैकब क्योंकि छोटा था, उसकी माँ का लगाव जो है वो जैकब की तरफ ज़्यादा था। तो ये माँ और बेटे ने एक दिन एक ट्रिकरी खेली और उन्होंने जो इनके फादर थे आइजैक, उनको एक ट्रिकरी से वो सारी ब्लेसिंग्स जो आइजैक की थी वो सारी की सारी जैकब को मिल गई। और ये देख के जो बड़ा भाई ईसाई था वो बहुत नाराज़ हो गया और उसके अंदर एक जलन द्वेष की भावना पैदा हो गई और उसने बोला कि मैं जैकब को मार दूंगा। ये देख के उसकी मदर को लगा कि ये तो जैकब को मार देगा और उसने फिर से फेवर जैकब को किया और जैकब को घर से भागने को कहा। जैकब भाग के हरान नाम की एक जगह थी वहाँ चला गया, वहाँ पे उसके अंकल रहते थे और बहुत सालों तक जो है इन दोनों भाइयों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। परिणाम स्वरूप जैकब और ईसाई दोनों बड़े हो गए और अपने अपने फील्ड में ये लोग प्रॉस्पर होने लगे। जैकब ने वहाँ पे शादी करी और उसके करीबन 12 या 13 बच्चे थे, इसमें से 12 लड़के थे और एक लड़कियाँ थी। वो काफ़ी अमीर बन चुका था और धीरे धीरे वो प्रॉस्पर कर रहा था। तो जैसे जैसे इंसान की जब प्रॉस्पेरिटी हो जाती है, आगे बढ़ने लगता है, वो भगवान की तरफ आकर्षित होने लगता है, रिलीजियस चीज़ों में उसका बनने लगा और उस जब ये चीज़ करने लगा तो उसको ये लगा कि उसने अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ गलत किया है। क्योंकि अगर उसका वो बड़ा भाई था तो वो जो ब्लेसिंग्स थी उसकी फादर की, वो उसका बर्थ राइट था, वो पहला बर्थ राइट उसके ब्रदर का था। तो ये सोच के अंदर से उसको ग्लानि महसूस हुई, अंदर से उसको कष्ट महसूस हुआ और उसको लगा कि उसको इसके लिए ईसाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये चीज़ लेके वो हैरान से वापस अपने भाई, बहुत सालों बाद भाई के पास वापस लौटा। वापस लौटते समय उसने बहुत सारे प्रेजेंट्स, काउस, गोट्स, बफेलोज, बुल्स जितने भी थे या बहुत से प्रेशियस आइटम, अमीर हो चुका था वो, उसने ये सब पहले ही जैकब के ईसाइयों के पास भेज दिया। अब ये सब तो उससे भेज, उसको लगा कि ये सब उसके भाई को प्लीज़ कर लेगा, लेकिन रास्ते में उसको लगा कि ये सब काफ़ी नहीं होगा क्योंकि इतना उसने सालों बाद मिलने जा रहा है और ये पश्चाताप, इससे प्रायश्चित नहीं होगा। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेसलर था, उसने रेसलर को चैलेंज किया कि तुम मुझसे लड़ो ताकि मुझे थोड़ी इंजरी हो, मुझे थोड़ी हार हो और मुझे थोड़ा कष्ट महसूस होना चाहिए क्योंकि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो ये रेसलिंग हुई और रेसलिंग में क्या हुआ, जैकब जीत गया। जीत के उसने उस रेसलर से बोला कि आप, मुझे मेरे नाम भी पसंद नहीं है, आप मेरा नाम भी चेंज कर दीजिए। और वहाँ से उसका नाम उस रेसलर ने दे दिया इज़राइल। तो इस जैकब का नाम वहाँ से इज़राइल पड़ गया। इज़राइल जो है वो, इज़राइल जो है उसका पैट्रियार्क भी है, तो इज़राइल नाम यहाँ से पड़ा। तो अब ये जैकब जो कि इज़राइल का मतलब होता है विक्ट्री या वॉरियर या ब्लेस्ड। तो अब ये ब्लेस्ड हो चुके थे, इनको थोड़ा अच्छा लग रहा था, रिलैक्स महसूस हो रहा था और अब ये इज़राइल वापस ये अपने भाई के पास गए। वहाँ जाके जब दोनों भाई दूसरे को मिले, इन्होंने इज़राइल ने, जो जैकब जो इज़राइल बन चुके थे, उन्होंने करीबन 7 बार झुक के उनसे माफ़ी मांगी और दोनों भाई फिर आपस में रोने लगे। रोने के बाद ईसाइयों ने बोला कि आप ये जितने भी गिफ्ट्स आपने मेरे को दिए हैं मैंने तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन जो भी गिफ्ट्स तुमने मेरे को दिए हैं, जो प्रेजेंट तुमने मेरे को दिए हैं, मैं तुमको ये वापस करना चाहता हूँ। तो जैकब ने बोला या इज़राइल ने बोला कि मैं ये गिफ्ट आपसे नहीं ले सकता क्योंकि ये मैंने आपको एज ए गॉड मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ है और जब ये गिफ्ट आप मेरे गिफ्ट आप लेंगे तो उससे मुझे लगेगा कि आपके चेहरे में मुझे गॉड का फेस दिखेगा। और आप अगर बाइबल पढ़ते हैं और ये रिकंसिलिएशन वाला पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है फेस ऑफ गॉड, यानी कि जो ईसाइयों जो अभी तक उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो ये लग रहा था इसको कि ईसाइयों जो है इसके फादर, इसकी मदर, इसके बच्चों को मार देगा, वो ईसाइयों जो उसके लिए एक शत्रु जैसा था, आज वो उसके चेहरे में उसको फेस ऑफ गॉड दिख रहा था। तो दोस्तों उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ गए, दोनों मिल गए और इनका ग्रोथ, इनकी प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों हमने देखा कि फॉरगिवनेस से ये रिकंसिलिएशन, जब इसके अंदर रिकंसिलिएशन की भावना आई और कन्फेशन की भावना आई और इसके बाद जब इसने देखा, जब वहाँ पे गए और जो ईसाइयों ने भी जो फॉरगिवनेस ये दिखाई, उस वजह से क्या हुआ, इनका ग्रोथ हो गया, दोनों भाई आपस में मिल गए। तो कभी भी अगर हम बात करते हैं इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं या रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल और ये कहानी सही मायनों में ये सार्थक है। आप कभी भी अगर आपको जब लगे कि किसी को इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये कहानी ज़रूर सुनाएं। ये कहानी जैकब और ईसाइयों की, इज़राइल भी कह सकते हैं, इज़राइल, इसको एक और नाम भी है द टोरा इज़राइल, द टोरा ऑफ इज़राइल, आप इस नाम से भी इसको बता सकते हैं। और ये कहानी फॉरगिवनेस के ऊपर है, रिकंसिलिएशन के ऊपर है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के ऊपर है, इसको आप सुना सकते हैं। मैं आपके साथ और कहानियों के साथ जुड़ता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।